जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी हिंदी में। और आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में न्यू कैडर पॉलिसी 2026 के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। 2017 के बाद से एक नई कैडर पॉलिसी आई है और जो भी अभ्यर्थी 2026 या इसके बाद यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस, आईपीएस, आईओएफएस जैसे अखिल भारतीय सेवाओं में जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। पूरा एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, हर उम्मीदवारों के लिए क्या कुछ इस नई नीति में कहा गया है, उनको किस प्रकार से कैडर आवंटन किया जाएगा, क्या यूपीएससी की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं आईएएस, आईपीएस या अखिल भारतीय सेवाओं में जो जाना चाहते हैं, अब इस नई कैडर पॉलिसी के बाद अपने गृह राज्य में सेवाएं दे पाएंगे या नहीं, उनको होम कैडर मिल पाएगा कि नहीं, इस वीडियो में हम लोग इस चीज का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस ने जारी किया था, डीओपीटी, जिसको हम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग या डीओपीटी बोल दिया जाता है, इसकी नोटिफिकेशन थी 23 जनवरी की। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से उन्होंने इस न्यू कैडर पॉलिसी के जो चेंजेस हुए हैं इसके बारे में बताया है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ है। ठीक है, ये नई संवर्ग आवंटन नीति है 2026 और ये जो पीडीएफ है मैं आपको उपलब्धि करा दूंगा ताकि आप लोग इसको बढ़िया तरीके से बाद में भी देख सकें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहां पे हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नीति में मुख्य बदलाव क्या किया गया है 2017 बनाम 2026। तो 2017 की जो पुरानी प्रणाली थी, अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा होगा तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें जोन वाइज कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, जैसे जोन 1 था नॉर्थ, इसमें एजिम्यूटी कैडर था, क्या नाम है, उत्तराखंड था, पंजाब था, राजस्थान था, हरियाणा, ऐसे कुछ करके था। फिर जोन 2 था, ठीक है, सेंट्रल में ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे इसमें था। जोन 3 में ऐसे कुछ था। जोन 5 में, जोन 4 में ऐसे ऐसे करके 5 जोन डीओपीटी ने बना रखे थे। और आपको क्या करना होता था, अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ती थी। वहां से ऊपर आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो पूछेगा कि क्या अपना होम कैडर, अपने होम मतलब जो आप होम स्टेट से हो, क्या इसको अपना प्रेफरेंस कैडर 1 रखना चाहते हो, होम कैडर रखना चाहते हो। इसके बाद से आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती थी कि जोन 1 में या मतलब इन 5 जोन में से कोई एक प्रेफरेंस, इन 5 जोन को पहले प्रेफरेंस दीजिए कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। ठीक है, इसमें 5 में कौन सी आपकी प्रेफरेंस रहेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है, जोन 5 है। तो मान लीजिए आपने जोन 3 को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, इसको सेकंड प्रेफरेंस दिया, इसको थर्ड दिया, इसको फोर्थ दिया, इसको फिफ्थ दिया। ऐसे करके जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो आपको पहले अलॉट करने का प्रयास किया जाता था। वो नहीं होगा तो फिर आपका सेकंड जो प्रेफरेंस था उसका फर्स्ट वाला अलॉट करने का प्रयास होता था। फिर नहीं होगा तो थर्ड प्रेफरेंस का फर्स्ट वाला अलॉट करने का प्रयास होता था। ये कुछ पिछले कैडर पॉलिसी में 2017 के बाद से अब तक चलता आ रहा था। तो इसमें होता क्या था कि अगर आपकी रैंक बढ़िया है तो आपको अमूमन वो मिल जाता था, जो आप चाहते थे लगभग चांसेस था उसका मिल जाने का। लेकिन इस नीति में दिक्कत ये आ रही थी, जो पुरानी वाली पॉलिसी थी उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि अमूमन लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए हरियाणा के मतलब सॉरी गुजरात वगैरह के हैं तो उनको उठा करके इधर भेज दिया, यूपी के हैं तो उधर उठा करके उनको नॉर्थ ईस्ट भेज दिया। तो अमूमन ऐसा देखा जाता था कि जितने भी हरियाणा जिनको होम कैडर नहीं मिलता था तो हरियाणा के हैं उठा करके बाहर कर दिया। ठीक है, या उत्तर प्रदेश के हैं तो उठा करके नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया। तो क्या होता था कि एक जगह पे कंसंट्रेशन, एक राज्य विशेष के लोगों का कंसंट्रेशन हो जाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए डीओपीटी ने ये नया जो खेल खेला है इसी को देख करके खेला है। अब उन्होंने क्या किया है, नई प्रणाली 2026 में इसको क्या किया है, इन्होंने 4 जो भाग हैं उसमें कैटेगराइज करने का प्रयास किया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज करने का प्रयास किया है, इसको बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, जो लाल ब्रिक वाला है वो ग्रुप ए है, जिसमें एजिम्यूटी आंध्र प्रदेश, मतलब अल्फाबेटिकली, ठीक है, ए टू जेड है ना, ए टू जेड ऐसे अल्फाबेटिकली उन्होंने किया है। एजिम्यूटी आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो लाल ब्रिक्स में आप उसको देख सकते हो। फिर ग्रुप 2 है, ठीक है, जो ब्लू कलर में है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, ऐसा। ग्रुप 3 जो कि ग्रीन कलर में है, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु। और ग्रुप 4 जो कि येलो कलर में है, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, जोन से ग्रुपिंग की है, अल्फाबेटिकली ग्रुपिंग की है, जो न्यू कैडर पॉलिसी आई है इसमें। अब बात आती है इसमें बदलाव क्या होगा।
अच्छा, इसी बीच में गणतंत्र दिवस का विशेष ऑफर चल रहा है, तो अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस, बीपीएससी या एचपीएससी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो यूपीएस हिंदी के प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं और विशेष ऑफर में लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ कल जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जो समारोह है हमारे ऑफलाइन सेंटर गोरखपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आप में से जो भी लोग गोरखपुर या इसके अगल बगल के क्षेत्रों के रहने वाले हैं जरूर सेंटर पे आइए। बात करते हैं ये ग्रुप काम कैसे करेगा, मतलब ये जो नई आवंटन व्यवस्था है काम कैसे करेगी। तो इसमें पहली चीज है कि रिक्तियों का निर्धारण, यानी कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज हैं ये कैसे होंगी। तो पहला चीज ये है कि राज्य सरकारें अपनी मांग भेजेंगी कि हमको इतने ऑफिसर्स चाहिए, आईएएस के इतने चाहिए, आईपीएस के इतने चाहिए, आईओएफएस के इतने अधिकारी चाहिए। तो राज्य सरकारें क्या करेंगी, अपनी मांग भेजेंगी। चरण क्या 2 क्या होगा, केंद्र सरकार क्या करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा कि क्या जो राज्य मांग कर रहा है वो वैलिड मांग है या नहीं। तो डीओपीटी देखेगा वैलिड मांग है या नहीं, हम इतनी जो सीटें हैं वो दे सकते हैं या नहीं, इतने भर्ती दे सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ये मांग जो है इनको कब तक भेजना है, 1 तारीख तक, ठीक है। 1 जनवरी 2000, जैसे अब इस साल का अगर 2025 की परीक्षा के लिए चाहिए तो उनको 2026 में 1 जनवरी 2026 तक वो मांग भेजनी पड़ेगी। 31 जनवरी तक ये फाइनलाइज कर लेंगे कि आपने जो मांग भेजी और जो इन्होंने मूल्यांकन किया, अगर कोई वेरी करता है तो कितना फाइनलाइज इनको करना है, मतलब कितनी सीटें उस प्रेफर्ड राज्य में भरी जाने वाली हैं, ये क्या करेंगे 31 जनवरी तक फाइनलाइज कर लेंगे। अच्छा, ये कैसे फाइनलाइज करेंगे, तो टोटल स्वीकृत सैंक्शन पोस्ट उस राज्य में कितना है और कार्यरत अधिकारी उसमें कितने हैं। इन कार्यरत अधिकारी में भी थोड़ा सा कुछ मतलब ये इंटरनल मैटर असेसमेंट का है, फाइनली तो राज्य पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यूपी में 100 पद हैं, ठीक है, स्वीकृत, जिसमें से 60 पदों पे अभी या 70 पदों पे, मान लीजिए 60 पदों पे अभी नियुक्ति है, 40 पद आपके वैकेंट रह गए। इन 40 में से कुछ आप जो है एसडीएम जो आपके यूपीपीसीएस परीक्षा के थ्रू जाते हैं उनके प्रमोशन वगैरह के लिए छोड़ेंगे और कुछ पद ये जो है ये डीओपीटी से मांग लेंगे। तो सपोज करिए इन्होंने 30 पद यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, 30 पद यूपी ने भेजा कि भाई हमको आईएएस कैडर के 30 पद चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग इसी को ऐसे समझ करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझाने में भी आसानी रहेगी। अब बात क्या होगा कि 31 तारीख तक ये अंतिम संख्या इन्होंने डिसाइड कर लिया केंद्र सरकार ने कि यूपी को 30 अधिकारी यूपी में आईएएस के भेजने हैं। अब क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए अब रिजल्ट आया, ठीक है, यूपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि ये अभ्यर्थी हैं, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप मतलब इन जो आवंटन होगा ये 2 तरीके से होगा, ठीक है, मेनली 2 तरीके से, इनसाइडर और आउटसाइडर। तो सबसे पहले इनसाइडर को वरीयता दी जाएगी। सपोज करिए कि मैं यूपी का रहने वाला हूं और मैंने यूपी की मांग की है, तो अगर यूपी में अनरिजर्व कैटेगरी में इनसाइडर वैकेंसी है तो वो पहले मुझे मिल जाएगी। ये कैसे होगा, पहले इनसाइडर वैकेंसी प्रक्रिया को समझ लीजिए, ठीक है। बात करते हैं कि अगर आपने गृह राज्य, ठीक है, मतलब इनसाइडर का ऐसा मतलब ऐसे समझिए कि सपोज करिए 30 पद हैं, इसमें से 15 इन्होंने क्या किया, इनसाइडर के लिए दे दिया। अब इस 15 में कुछ यूआर अनरिजर्व का होगा, कुछ एससी का होगा, कुछ एसटी का होगा, कुछ ओबीसी का होगा, ठीक है, ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस को इसी में इन्होंने कर लिया है। अभी पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकल विद डिसेबिलिटी का भी मैं वही बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है कि मान लीजिए मैं उम्मीदवार हूं और मैंने गृह राज्य को वरीयता नहीं दी, ठीक है, मैंने बोला कि नहीं मुझे होम स्टेट होम कैडर नहीं चाहिए, होम स्टेट एज ए होम कैडर नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में गृह राज्य के लिए मेरे पे विचार नहीं किया जाएगा, सीधे विलिंगनेस यहाँ पे चाहिए कि हाँ आपको चाहिए या नहीं, हाँ या नहीं। अगर आपने हाँ किया तब आप पे विचार किया जाएगा, नहीं किया तो सीधे आप चले जाओगे आउटसाइडर वाले में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी समझिएगा 2 तरीके की प्रक्रिया है, इनसाइडर और आउटसाइडर। तो अगर आपने होम कैडर नहीं चूज किया है तो आपको भेज दिया जाएगा आउटसाइड वाली प्रक्रिया में, ठीक है, गृह राज्य पे विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर आपने गृह राज्य को वरीयता दी, आपने बोला कि यस, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको मिल ही जाएगा। ऐसी भी स्थिति में ये देखा जाएगा कितनी अनरिजर्व है, कितनी एससी है, कितनी एसटी है, कितनी ओबीसी है, आप वहां पे फिट बैठते हो कि नहीं। तो क्या इनसाइडर रिक्ति उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि क्या इनसाइडर रिक्तियां वहां पे अवेलेबल हैं। अगर हाँ तो मेरिट के आधार पे आपकी रैंक, आपकी मेरिट के आधार पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। नहीं तो फिर इस स्थिति में दोबारा आप चले जाएंगे आउटसाइडर वैकेंसी में, ठीक है, आउटसाइडर वैकेंसी के पूल में आप चले जाएंगे। यानी कि कुल खेला यहीं पे है। इनसाइडर में अगर आपको होम स्टेट मिलना रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना रहेगा तो फिर वो आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करेगा, आपकी क्या भाग्य है, आपकी क्या रैंक है,
उसके ऊपर डिसाइड करेगा। अभी कैसे हम लोग इसको समझते हैं, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। इनसाइडर आवंटन प्रक्रिया और आउटसाइडर आवंटन प्रक्रिया, ये दो आवंटन प्रक्रिया है। इनसाइडर में अगर आपने नो कर दिया तो आपको गृह राज्य के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने यस कर दिया तो मेरिट के आधार पर अगर आपको भर्ती वहां पे खाली है तो मिल जाएगा, नहीं खाली है तो फिर आप आउटसाइडर चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से आउटसाइडर में इन्होंने असली खेला यहाँ पे इन्होंने ऐसे किया। अब इसको पहले हम लोग एक बार ऐसे समझ लेते हैं। सपोज करिए कि मान लीजिए रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, रैंक 4 है, रैंक 5 है, रैंक 6 है। ऐसे यूपीएससी एक नंबर निकालती है ना, रैंक 7 है, रैंक 8 है, रैंक 9 है। ठीक है, अब मान लीजिए इन्होंने एस किया था, ठीक है, वाई वाई, इन्होंने वाई किया था, इन्होंने वाई किया था, इन्होंने वाई किया था। ठीक है, और ये नो, मतलब ये होम कैडर नहीं चाहते थे, कहते थे मुझे कहीं और जाना है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब जिन्होंने वाई किया था, अगर मान लीजिए इनको अवेलेबल हो गया तो ये खत्म, इनको वाई किया था, इनको अवेलेबल हुआ, ये खत्म, इन्होंने वाई किया था, अच्छा ये नहीं किया तो ये रैंक 1 हो जाएंगे, इनको नहीं मिला, ठीक है, इनको नहीं मिला तो ये रैंक 2 हो जाएंगे। यानी कि अगर इस जो सिंपल मेरिट सूची है उसमें अगर आपकी मेरिट इस प्रकार की है कि आपके कैटेगरी में आपके होम कैडर आपको मिल जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप यहां से खारिज हो जाओगे। इनसाइडर आवंटन प्रक्रिया में आपको सीटें मिल जाएंगी, आपको होम कैडर मिल जाएगा। इन केस नहीं मिला तो फिर आपकी जो पहली, मतलब मान लो जिसको पहली बार नहीं, जिसकी पहली रैंक है, जिसको मतलब इसमें पहली रैंक जिसको नहीं मिला, जैसे यहाँ पे थर्ड रैंक, ऑल इंडिया थर्ड रैंक थी, लेकिन इन्होंने नो सेलेक्ट किया था तो इनका रैंक हो गया फर्स्ट। ऐसे ही इन्होंने वाई सेलेक्ट किया था चौथे रैंक वाले, लेकिन इनको होम कैडर नहीं मिला तो इनकी रैंक हो गई सेकंड। ऐसे करके ये क्या करेंगे, जिन जिन लोग को होम कैडर नहीं मिलेगा उसकी एक नई रैंक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और फिर से 25, 1 से 25 तक का ये नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करके नंबरिंग करेंगे। ठीक है, वो नंबरिंग क्या करेगा, इस साइकिल में आ जाएगा। ठीक है, वो नंबरिंग आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि 1 से, मान लीजिए सपोज करिए कि 1 से 100 तक 100 रैंक उन्होंने जारी किया। अब इसमें से फर्स्ट रैंक वाले को मिल गई, सेकंड रैंक वाले को मिल गई, थर्ड रैंक वाले को नहीं मिली, थर्ड रैंक वाला क्या हो जाएगा, आउटसाइडर के लिए फर्स्ट रैंक हो जाएगा। अब उस फर्स्ट रैंक को ऐसे करके मतलब 25 रैंक बनाएंगे, 1 से 25, फिर 26 से 50, फिर 51 से 75, फिर 76 से 100, ऐसे करके वो ग्रुपिंग करेंगे। और इन ग्रुप को क्या करेंगे, 1 से 25 में जो कैंडिडेट्स के रैंक हैं 1 से 25, इनको अनचाहे तरीके से, मतलब जहां पे भी वो फिट बैठेंगे 25 कैडर्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा। जो अभी 25 राज्य दिखाए थे मैंने, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो 25 राज्य मैंने दिखाए थे, ये पूरे 25 राज्य, इनको क्या किया गया है, 1 2 3 4 ऐसे ग्रुपिंग के हिसाब से। ठीक है, इसमें भी जैसे अब इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 रैंक कर लिए जाएंगे। अब क्या किया जाएगा, जो अभ्यर्थी है, ठीक है, देखिएगा अभ्यर्थी, अब जो रैंक 1 है, ठीक है, अब जो रैंक 1 का अभ्यर्थी है उसको कहां भेजा जाएगा, एजीएमयूटी में। रैंक 2 का अभ्यर्थी है उसको कहां भेजा जाएगा, नीले वाले में। ठीक है, ये देखो यही, इसीलिए पहले ध्यान से देख लीजिएगा, नीले वाले में यानी कि गुजरात में। ठीक है, गुजरात में चला जाएगा। फिर रैंक 3 का जो अभ्यर्थी है वो कहां चला जाएगा, महाराष्ट्र में। रैंक 4 का अभ्यर्थी है वो कहां चला जाएगा, तेलंगाना। फिर रैंक 5 का अभ्यर्थी आंध्र प्रदेश, रैंक 6 का अभ्यर्थी हरियाणा, 7th का मणिपुर और 8th का त्रिपुरा। ऐसे करके ये साइक्लिक रोटेशन करने वाले हैं, यानी कि इसमें आपको तब तक आवंटित किया जाएगा जब तक कि आपको अपना प्रेफरेंस कैडर नहीं मिल जाएगा, जब तब तक आवंटित किया जाएगा। जैसे यानी कि कैंडिडेट्स का जो रैंक है 1, वो क्या करेगा, स्लॉट 1 में, उसको स्लॉट 1 में मिल जाएगा। जो कैंडिडेट्स रैंक 26 है, ये क्या करेगा, फिर से स्लॉट 2 जब चालू होगा, यानी कि 1 से 25 तक का जब हर राज्यों में एक एक सीट आवंटित हो जाएगी तो फिर स्लॉट 2 चलेगा। ठीक है, ये है साइक्लिक जो रोटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है। ऐसा ये साइकिल, ऐसी ये साइकिल चलेगी, यानी कि ग्रुप 1 कैडर, फिर ग्रुप 2 कैडर, फिर ग्रुप 3 कैडर, फिर ग्रुप 4, फिर ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो अब जैसे मान लो, सपोज कर लो, अभी दिखा दे रहा हूं इसमें, तो जैसे मान लो कैंडिडेट 1 है, कैंडिडेट 2 है, रैंक 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे करके, यानी कि 8 क्या नाम है, 8 12 4 4 8 12 वाला रैंक वाला ग्रुप 4 कैडर में जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपके हाथ में नहीं है कि आप कौन सी रैंक ले आते हो,
आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि इनसाइडर के खत्म होने के बाद जो नई रैंकिंग बनेगी उसके हिसाब से ये आउटसाइडर को उन्होंने सीटें अलॉट की। यानी कि ये क्या करेगा, असली मायने में आपको, मतलब जो पहले क्या होता था कि लोग जुगाड़ वगैरह लगा करके कुछ व्यवस्था कर लेते थे, अब वो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से रैंडमाइज कर दी गई हैं। अब आपको अपना मनचाहा कैडर, अगर आप आउटसाइडर वैकेंसी में चाहते हो तो नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी रैंक 1 भी है और आपके होम कैडर में आपके लिए आपकी कैटेगरी के मुताबिक सीट नहीं है तो आप खत्म, मामला वहीं खत्म। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा बनाया है, वो एक गोविंदा जी के फिल्म का गाना है ना, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना मेरी समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, ना समझ मुझे। तो यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो में, इस कैडर पॉलिसी को समझने का। ठीक है, तो ये रहेगा, साइकिल 1 स्टार्ट होगी ग्रुप 1 से, साइकिल 2 स्टार्ट होगी ग्रुप 2 से, साइकिल 3 स्टार्ट होगी ग्रुप 3 से, साइकिल 4 स्टार्ट होगी ग्रुप 4 से, और साइकिल 5 स्टार्ट होगी फिर से ऐसे, मतलब ये रिपीटेड साइकिल में चलेगा। ठीक है, समूह का रोटेशन मिलेगा और उम्मीदवार को अपने वर्तमान समूह में सीट नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो अगले समूह में शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या किए हैं, ये जो ईयर ऑन ईयर रोटेशन भी इन्होंने रखा है। जैसे पहले साल की साइकिल अगर ग्रुप 1 से स्टार्ट हो रही है 2026 में, तो 2027 की साइकिल ग्रुप 2 से स्टार्ट होगी, 2028 की साइकिल ग्रुप 3 से स्टार्ट होगी, 2029 की साइकिल ग्रुप 4 से स्टार्ट होगी और 2030 की साइकिल फिर से ग्रुप 1 से स्टार्ट होगी। यानी कि ईयर ऑन ईयर रोटेशन भी ये रखे हैं ताकि इसमें किसी प्रकार के कोई भेदभाव और ये सारी चीजें लागू ना हो पाए और वास्तविक तौर पर जो अखिल भारतीय सेवा का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके माध्यम से आ पाए। अब बात करते हैं कि इसमें जैसे अब साइकिल तो मिल रही है, साइकिल के हिसाब से आवंटन तो हो रहा है आउटसाइडर के लिए, लेकिन इसमें आवंटन कैसे होगा, मेरिट कैसे जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले जो दिया जाएगा वो जनरल मेरिट वाले को दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा यूपीएससी जो मेरिट निकालती है 1 से लेकर के जो अंत तक गया था, सबसे पहले यूआर की मेरिट निकालती है, फिर ओबीसी की निकालती है, फिर एससी, मतलब फिर एससी की निकालती है, फिर एसटी की निकालती है, फिर ओबीसी की निकालती है, ऐसे करके आती है। तो उच्च रैंक वाला आरक्षित उम्मीदवार को सबसे पहले यहाँ पे रैंक मिलेगा। ठीक है, यदि कोई आरक्षित उम्मीदवार सामान्य मेरिट लिस्ट में चुना जाता है लेकिन उसे यूआर रिक्ति के तहत अपना गृह राज्य नहीं मिलता है, ठीक है, अनरिजर्व रिक्ति के तहत उसको, मैंने सपोज करिए कि मान लीजिए मैं एक अभ्यर्थी हूं, एससी हूं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हूं, ठीक है, मेरी रैंक है सपोज करिए 8, लेकिन मुझे अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब मैंने प्री भी अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया, मेंस भी अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया, फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरी रैंक 8 आई है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो ऐसी स्थिति में भले मैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हूं, अगर मुझे अपना होम कैडर नहीं मिलता है तो फिर देखा जाएगा कि क्या मेरी जो श्रेणी है, एससी हूं तो एससी, एसटी हूं तो एसटी, ओबीसी हूं ओबीसी, क्या अगर इस श्रेणी में मुझे होम कैडर मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो मैं इनसाइडर में, होम कैडर में चला जाऊंगा, नहीं मिल सकता है तो आउटसाइडर और फिर उस वाले पूल में आ जाऊंगा। ठीक है, फिर क्या है, आरक्षित रिक्ति रिजर्व वैकेंट सूची क्रिएट होगा और फिर जो है वो वही जो साइकिल वाला टर्म है उसमें आप चले जाओगे। ठीक है, अच्छा इसमें रिक्तियों का आदान प्रदान कैसे होगा, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिक्तियों का आदान प्रदान कैसे होगा, ठीक है, कि जैसे मान लो सब कुछ कर लो कि जैसे मान लो अनरिजर्व की इनसाइडर वैकेंसी है, ठीक है, खाली है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं मिला कि जो अनरिजर्व कैटेगरी का हो। ठीक है, अगर वो खाली रह जाता तो फिर क्या होगा, सबसे पहले देखा जाएगा कि एसटी इनसाइडर है या नहीं, अगर है तो ठीक है, उसके बाद नहीं है तो एससी, नहीं है तो ओबीसी, और अंत में क्या हो जाएगा, अगर वो ये भी उपलब्ध नहीं है तो इसको आउटसाइडर वैकेंसी क्रिएट कर दी जाएगी। सपोज कर लो यूपी में मान लो एक पद था अनरिजर्व कैटेगरी का, लेकिन कोई अनरिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, अनरिजर्व को बोल दिया जाएगा भाई एसटी इनसाइडर कोई देख लो, क्या किसी एसटी कैटेगरी का कोई इनसाइडर है यूपी के लिए तो उसको सीट आवंटित कर दो, नहीं है तो क्या एससी है तो उसको कर दो, नहीं है तो ओबीसी है तो कर दो, नहीं है तो फिर वो जो एक सीट बची है वो क्या की जाएगी, आउटसाइडर वैकेंसी से भरी जाएगी। लेकिन एक इसमें भी शर्त लगाया है कि इसमें ये तभी होगा एक्सचेंज के लिए जब उसी श्रेणी में एक आउटसाइडर रिक्ति उपलब्ध हो, तभी आपको ये मिलेगा। यानी कि एसटी इनसाइडर तभी होगा जब एसटी आउटसाइडर की वैकेंसी उपलब्ध हो। ठीक है, एसटी आउटसाइडर की वैकेंसी उपलब्ध हो तभी, यानी कि इसमें भी इन्होंने क्या किया, ठीक ठाक झाम बनाया हुआ है। एक क्या है, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडी कैंडिडेट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इनको जो है कुछ फर्स्ट प्रेफर्ड कैडर जो है
इनको दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा अमूमन ऐसा होगा कि जो इनसाइडर वैकेंसी है, जैसे मैंने बताया था कि शुरू में कि इनसाइडर वैकेंसी में आपको सीटें मिल जाएंगी, उसके बाद ये जो पीडी कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, इनको वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तब ये आउटसाइडर वाला खेला शुरू होगा। असली झोल आउटसाइडर वाले खेले में ही है। अब बात आती है कि इन्होंने अगर अपना होम कैडर इनको मिलना हुआ तो ठीक है, नहीं मिलना हुआ तो इनकी जो फर्स्ट प्रिफर्ड कैडर है, ठीक है, इनसे दो ही लिया जाएगा। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, इनसे दो ही लिया जाएगा। ठीक है, कि एक आप होम कैडर भर दो और एक अदर स्टेट जो आप चाहते हो कि हाँ मुझे इससे मिल जाए। ठीक है, और कोशिश ये किया जाएगा कि इनको होम कैडर मिल जाए। नहीं होम कैडर मिलता है, ठीक है, अगर कैंडिडेट कैन नॉट बी अलॉटेड टू होम कैडर तो सिस्टम चेक करेगा फर्स्ट प्रिफर्ड कैडर क्या है। अगर अवेलेबल है तो उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। अगर वैकेंसी वहां पे नहीं है तो सिस्टम जो है एक एडिशनली वैकेंसी वहां पे क्रिएट करेगा और जो पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको अपना प्रिफर्ड कैडर ही अलोकेट हो जाएगा। तो इनके लिए एक राहत की बात है कि इनको मिलेगा, यही इसमें समझाया गया है। ठीक है, इनसाइडर आवंटन में अगर मिलता है तो ठीक बात है, नहीं मिलता है तो ये क्या किया जाएगा, इनको एक नया क्रिएट करके दे दिया जाएगा। इनसाइडर आवंटन में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को पहला दावा होगा, उन्हें रोस्टर में अन्य उम्मीदवारों से ऊपर रखा जाएगा। लेकिन यदि गृह राज्य उपलब्ध नहीं है तो पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी अन्य राज्य जो अदर देन होम स्टेट के लिए जो वरीयता देंगे उसमें उनको आउटसाइडर स्लॉट में सबसे पहला, यानी कि इनसाइडर वाला वैकेंसी सबसे पहले हो जाएगी, फिर आउटसाइडर में सबसे पहले पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को कैडर एलोकेट करके और फिर ये सारी चीजें की जाएंगी। कुल मिला जुला के माथा गर्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, अच्छा, ईडब्ल्यूएस जो उम्मीदवार हैं ये क्या है, जनरल यूआर वैकेंसी के तहत इनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, मतलब ईडब्ल्यूएस का कोई अलग से कैटेगरी नहीं होगी कैडर आवंटन में, अनरिजर्व कैटेगरी में ही ये आवंटित किए जाएंगे, है ना। एक बात आती है, अब देख लेते हैं एक बार मोटी मोटा कि इसमें क्या क्या किया गया है। ठीक है, तो जो आवंटन एल्गोरिदम है वो कैसे काम करेगा। सबसे पहली बात, रिक्ति निर्धारण होगी, राज्य अपना भेजेंगे, अब तक का पूरा अगर वो देखा जाए। फिर कैडर गैप, ठीक है, कितना आवंटित सीटें थी कुल और कितनी उसमें कार्यरत लोग हैं, कितना कैडर गैप हो रहा है, उसके आधार पर राज्य और केंद्र द्वारा मिलकर के गणना किया जाएगा। उसके बाद इनसाइडर आवंटन पहले किया जाएगा, मेरिट प्लस आपकी जो विलिंगनेस है, ठीक है, इच्छा है, यदि सीट खाली है तो आपको मिल जाएगा सबसे पहले अनरिजर्व, फिर एसटी, फिर एससी, फिर ओबीसी, इस क्रम में मिलेगा। इसके बाद अगर आपको नहीं आवंटन होता आप चले जाओगे आउटसाइडर में, आपकी रैंकिंग बना ली जाएगी। जैसे मैंने बताया आपको कोई इनसाइडर नहीं मिला, आपकी रैंक बना दी गई, आउटसाइडर आवंटन में चले जाओगे। इसमें रोस्टर चक्र चलेगा 1 से 25, 26 से 50 और फिर समूहों का रोटेशन चलेगा 1, 3, 2, 3, 4 ऐसे, है ना। और पीडब्ल्यूडी जो उम्मीदवार है उनके लिए अतिरिक्त विकल्प किया गया है, ईडब्ल्यूएस को अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। तो कुल मिला जुला के अगर फाइनल आर्किटेक्चर की बात करें इस नए कैडर पॉलिसी की, मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। ठीक है, पूरा प्रयास किया समझाने का, एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करिएगा और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। बाकी किस और अदर सब्जेक्ट या अदर विषय जो आपको यूपीएससी या इनमें नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा इस पर भी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो फाइनल आर्किटेक्चर की बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी है उस राज्य में, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारी। इसमें फिर अगर आपको इनसाइडर एलोकेशन आ रहा है, आपके पास मेरिट है और आपने इच्छा शक्ति दी है कि हाँ मुझे होम कैडर चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप एक्सचेंज मैकेनिज्म पे जाओगे। दूसरा, पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी और इसके बाद से जो है वो आउटसाइडर एलोकेशन में रोस्टर अन्य उम्मीदवारों के लिए स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो मैंने तरीके बताए थे। ठीक है, ये कुछ सुझाव हैं। अगर आप गृह राज्य चाहते हैं तो यस चिन्हित करिए, नहीं करेंगे तो अब आपको मनचाहा, अगर आपने जैसे पिछले वाले 2017 वाले में क्या था कि सपोज करिए कि मान लीजिए आपने होम कैडर गलती से नहीं भरा, आपने नो कर दिया वहां पे, तो आपको जो सेकंड प्रिफर्ड कैडर है वो मिल जाएगा। इसमें अगर आपने गलती से नो कर दिया तो सेकंड प्रिफर्ड कैडर मिलने की संभावना खत्म, आप चले जाओगे। फिर वो कभी बचपन में आपने आइसक्रीम वाली नचाई है, हम लोग यहाँ एक आती थी आइसक्रीम नचाने वाली, तो उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे करके नंबर लिखे होते थे, 5 रुपए लगता था। वैसे आइसक्रीम 2 रुपए की मिलती थी लेकिन वो 5 रुपए लेता था। 5 रुपए दो, जितनी जहाँ पे आइसक्रीम के वो घड़ी सुई रुकेगी उतनी आइसक्रीम आपको मिल जाएगी। तो हम लोग लालच में आके 5 रुपए देते थे, अमूमन वो 1 पे 2 या 2 पे रुक जाती थी, तो 5 रुपए में एक आइसक्रीम लेकर के घर चले आते थे। कभी कभी लक साथ दिया तो 10 आइसक्रीम भी मिल गई। लेकिन यही स्थिति होने वाली है इसमें, अगर आपने नो कर दिया तो फिर आप चले जाओगे भाई रोस्टर प्रणाली में। रैंक का इसमें महत्व है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये रैंक आप डिसाइड नहीं कर सकते।
आपकी जो मेरिट है, आपके जो नंबर्स हैं उस पर डिसाइड होंगे। उसके बाद जो सेकंड वो बनेगा, जो सेकंड मेरिट बन रही है, ठीक है, जैसे इनसाइडर के भरने के बाद जो आउटसाइडर की मेरिट बनेगी उस पर तो आपका एकदम वश नहीं है। कितनी, जैसे मान लो यूपी में कभी कभी ज्यादा सीट है, कभी कभी कम सीट है, तो कितनी सीट खाली है, कितनी रिजर्व कैटेगरी है, कितनी अदर कैटेगरीज हैं, इन सब के आधार पे आपको होम कैडर मिला या नहीं मिला, तो फिर आप आउटसाइडर वैकेंसी में अब अलग से आपकी रैंक बनेगी। उसमें तो आपके हाथ में कतई कुछ भी नहीं है। तो रैंक का यहाँ पे बहुत ही महत्व है, ठीक है। वर्तमान में ये प्रभावी हो चुकी है। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको मैंने समझाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया, आप समझ पाए होंगे। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। साथ ही साथ यूपीएससी हिंदी के जो कोर्सेज हैं उस पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष ऑफर्स चल रहे हैं। तो आप ऑफर्स में भी नॉमिनल फीस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्रुव बैच, सृजन बैच, टेस्ट सीरीज, यूपीएससी, यूपीपीसीएस 2026, 2027, 2028 की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।